This video is intended for South Asian audience and is in Urdu and Hindi audio. For your convenience, you can find the same information in our English playlist on the same channel. इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि PV-DG सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, PV जेनसेट कंट्रोलर क्यों चाहिए होता है, एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम जिसके अंदर ग्रिड टाइड सोलर भी लगा हुआ है, जनरेटर्स भी लगे हुए हैं, ग्रिड भी है, इस तरह की टोपोलॉजी जो है या आर्किटेक्चर जो है उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि PV जेनसेट कंट्रोलर किन किन एप्लीकेशंस में प्रोडक्टिव होता है, और सबसे आखिर में ये देखेंगे कि PV जेनसेट कंट्रोलर को और किन नामों से जाना जाता है। मेरा नाम शाफ अली है, मैं माइक्रोग्रिड ऑटोमेशन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ। हमारी कंपनी ICSS इंजीनियरिंग कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए PV जेनसेट कंट्रोलर्स और सोलर के एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स देती है। हम ये सॉल्यूशंस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी देते हैं। अगर आपने ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर्स लगाए हुए हैं तो आपने यकीनन नोटिस किया होगा कि जब ग्रिड का ब्लैकआउट हो जाता है या बिजली चली जाती है तो इन्वर्टर अपनी इंजेक्शन छोड़ देते हैं। चाहे 10 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है या मेगावाट्स में ग्रिड टाइड सोलर लगा हुआ है, आपको 1 वाट भी नहीं मिलने वाला। अब ऐसा क्यों होता है? ये इंजेक्शन, ये वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर जो इन्वर्टर्स चलते हैं वो इंजेक्शन क्यों छोड़ देते हैं? क्या क्या ऑप्शंस हैं जिससे आप कोई सोल्यूशन निकाल सकें अपने काम के लिए? उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जो कि एक्सप्लेन कर रहा होगा इस चीज़ को, और साथ ही में आपको एक और लिंक भी मिलेगा जहां पे आपको ये एक्सप्लेन कर रहा होगा कि ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर्स की जो सोलर इन्वर्टर्स की टेक्नोलॉजी है या आपकी हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड की टेक्नोलॉजी है उसके अंदर डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ताकि अगर आपने अभी तक लगाया नहीं है तो आप अपने लिए चूज़ कर सकें कि आपको कौन सी चीज़ सूट करेगी। अब जैसे कि नाम से कुछ एक्सप्लेन होता है कि PV-DG सिंक्रोनाइजेशन यानी कि फोटोवोल्टाइक और डीजल जनरेटर सिंक्रोनाइजेशन, बेसिकली ग्रिड टाइड सोलर ने जनरेटर्स के साथ या ग्रिड के साथ मिलके सिंक्रोनाइज होके कैसे चलना है ताकि मैक्सिमम फ़ायदा उठाया जा सके। यहाँ पे एक बात मैं ये क्लियर कर दूँ कि अक्सर सोलर कंपनीज या सोलर इंस्टॉलर्स जो हैं वो उनको पता ही नहीं है कि भाई जनरेटर के बैकअप पे भी ग्रिड टाइड इन्वर्टर चल जाते हैं, उसके भी अपने कुछ फ़ायदे होते हैं, उसके कुछ ख़ास तरीक़ेकार होते हैं जिससे ये चीज़ पॉसिबल होती है। तो उनको खुद नहीं पता, तो जाहिर बात है वो अपने कस्टमर को कहते हैं कि भाई जब जब आपकी ग्रिड होगी या आपकी पीछे से बिजली होगी तो इन्वर्टर चलेगा, नहीं तो इन्वर्टर नहीं चलेगा। अब ग्रिड टाइड टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर एक्सपेक्ट कर क्या रहा होता है। उसे तो पता ही नहीं कि पीछे आखिर है कौन सी चीज़। हालांकि बाय द नेम, यानी कि जैसे नाम एक्सप्लेन करता है, ग्रिड टाइड यानी कि ग्रिड से जुड़ा हुआ, ठीक है। पर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या रिमोट एरियाज़ हैं या जहाँ पे आपकी ग्रिड इतनी स्टेबल नहीं रहती, फ्रीक्वेंट आउटेजेस होते हैं, वहाँ पे क्या किया जाए? क्या हम टोटली यही डिपेंड करके बैठ जाएं कि भाई अच्छा ग्रिड जब होगी या ग्रिड जब आ जाएगी तभी हम ग्रिड टाइड इन्वर्टर लगा पाएंगे? अब ये सवाल एक डोमेस्टिक कस्टमर का नहीं बनता, उसके लिए कुछ और ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं पहले से। ये असल मसला है आपके कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस का कि उन्होंने तो हर सूरत के अंदर अपना लोड चलाना ही चलाना है। अब एक ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर को बेसिकली, ये मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि नहीं पता होता कि उसकी जो पीछे उसको जो 3 फेज का रेफरेंस आ रहा है वो जनरेटर दे रहा है या वो बड़ा जनरेटर दे रहा है या वो ग्रिड का मीटर्ड कनेक्शन दे रहा है, नॉन मीटर्ड कनेक्शन दे रहा है, उसको नहीं पता। उसको सिर्फ ये देखना होता है कि भाई DC आ रही है ऊपर से, फ्रीक्वेंसी मेरा रेंज के अंदर है, वोल्टेज मेरा रेंज के अंदर है, मेरा फेज सीक्वेंस जो मुझे मिल रहा है वो ठीक मिल रहा है, तो जितनी भी DC मेरे पास अवेलेबल है मैं उसको AC बना के इंजेक्ट कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपका जो इन्वर्टर है वो तो इलेक्ट्रिकली वैसे ही सिंक कर जाता है अगर फ्रीक्वेंसी ठीक हो, वोल्टेज ठीक हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? उसको तो नहीं पता कि पीछे जनरेटर चल रहा है, कौन सा जनरेटर चल रहा है या ग्रिड चल रही है। तो यहीं पे फिर कुछ मसले मसाइल आ जाते हैं जिसको थोड़ा सा लोग जो है ना कंफ्यूज कर जाते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिंक्रोनाइजेशन तो वैसे ही हो जाती है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, पर प्रोडक्टिव सिंक्रोनाइजेशन या सेफ सिंक्रोनाइजेशन कैसे होती है उसके लिए आपको कंट्रोलर चाहिए जिसको PV जेनसेट कंट्रोलर या फ्यूल सेविंग कंट्रोलर कहा जाता है। अब जैसे मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया
कि अगर तो आपके ग्रिड टाइड इन्वर्टर को प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और फेज सीक्वेंस मिल रहा है तो जितनी डीसी आएगी वो उसकी एसी बना के इंजेक्ट कर देगा। अब यहीं पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि पहले तो उसे यही नहीं पता कि भाई मैंने इस टाइम पे कितनी इंजेक्शन करनी है। इसको ये भी नहीं पता कि मैंने फुल इंजेक्शन करनी है, मैंने कुछ एक खास अमाउंट के अंदर इंजेक्शन करनी है, या मैंने अभी इंजेक्शन करनी ही नहीं है, या अगर इंजेक्शन करनी है तो मैंने एक्टिव पावर देनी है, मैंने रिएक्टिव पावर देनी है, उसकी रेशो क्या रखनी है। उसको ये भी नहीं पता कि भाई मैंने रिएक्टिव पावर को लीडिंग में करना है, लैगिंग में करना है, और उसको ऑफ कोर्स ये नहीं पता कि उसके पीछे सोर्स कौन से चल रहे हैं, उसको ये भी नहीं पता कि पीछे लोड क्या चल रहा है। अब इससे कुछ मसले मसाइल क्रिएट होते हैं। वो मसले मसाइल आप जान सकते हैं। मैंने एक आपको एक और वीडियो का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर यही बात की डिस्कस हो रही होगी कि अगर आप अपने ग्रिड टाइड इन्वर्टर को जनरेटर के साथ बगैर किसी कंट्रोलर लगाए चला देते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या क्या आता है। दूसरा, आपको एक और बहुत डिटेल्ड वीडियो दिया है, ये तो मैंने आपको जनरल से एक ओवरव्यू दिया है कि भाई कुछ कंट्रोल्स चाहिए होते हैं जो कि सेफ इंटीग्रेशन को या सेफ ऑपरेशन को इंश्योर करते हैं। नहीं तो सादे अल्फाज में आपके बेसिकली सोलर इन्वर्टर आपका जनरेटर उड़ा सकता है। आपके इस ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर को कभी कुछ नहीं होने वाला, मोस्ट प्रॉब्ली इसको कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल के अंदर है। असल इम्पैक्ट जो भी आएगा वो तो प्राइमरी सोर्स की तरफ आएगा ना। तो मैंने पूरा एक वीडियो इस चीज के ऊपर बनाया हुआ है जहां पे मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूं कि विच काइंड ऑफ कंट्रोल्स आर रिक्वायर्ड, कौन से ऐसे कंट्रोल्स चाहिए होते हैं पीवी जेनसेट सिंक्रोनाइजेशन के लिए। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं एक चीज को कि भाई अगर हम लोग ये पीवी-डीजी हाइब्रिड या इस टोपोलॉजी जहां पे जनरेटर्स भी हैं, जहां पे ग्रिड भी है और उसके साथ हम ग्रिड टाइड सोलर को चलाना चाह रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, इसको लगाने का फायदा क्या है, हम तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं सबसे पहले तो यही बात करूंगा कि अगर आपने अपने ग्रिड टाइड जो आपका सोलर है वो आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, अगर तो उसको सिर्फ ग्रिड के रेफरेंस से ही चलाना है आपने, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके ग्रिड के वोल्टेज ऊपर नीचे हुए हुए हैं या आपकी ग्रिड ब्लैकआउट हुआ है, आउटेजेस हुई हुई हैं, तो इसका साफ साफ मतलब यह है कि आपकी जितनी वो इन्वेस्टमेंट है वो उतने तमाम पीरियड के लिए डेड रहेगी। और वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 या 2 दिन के पीछे तो आपने नहीं की हुई ना, वो तो आपने 15-20 साल 25 साल के पीछे की हुई है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर तो आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से या डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं या आप किसी रिमोट एरिया में रहते हैं तो आपको इस तरह का सोल्यूशन कंसिडर करना पड़ेगा। इसके अंदर हम लोग थोड़े से देख लेते हैं कि बेनिफिट्स व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट। सेफ इंटीग्रेशन ऑफ सोलर इनटू योर एनर्जी मिक्स। सेफ्टी किस चीज की कि भाई हमारा एक पहले से एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है साइट का, वहां पे ठीक है एक और पावर सोर्स ऐड करने जा रहे हैं। अब वो पावर सोर्स आके ये ना हो कि भाई जनरेटर्स कोई डैमेज कर रहा हो पकड़ के, या फिर जो ग्रिड साइड है वहां से पेनल्टीज पड़नी शुरू हो जाए। अच्छा, और असल मकसद तो यही है ना कि नेट मीटर्ड कनेक्शन अगर आपके पास है तो आप उसी से बेनिफिट लेना चाहते हैं कि आपको बिजली का बिल कम आए आपकी जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसकी तरफ से। अच्छा, साथ ही में जब आप ग्रिड टाइड इन्वर्टर को जनरेटर के बैकअप के साथ चलाते हैं तो अब सवाल सिंपल सा बनता है कि भाई जनरेटर तो पहले भी चलता था, जनरेटर अब भी चला रहे हैं, फायदा क्या हुआ। भाई पीवी जेनसेट कंट्रोलर या जब इस तरह के सिंक्रोनाइजेशन के लिए कोई भी सिलसिला किया जाता है तो जनरेटर के ऊपर एक मिनिमम एक्सेप्टेबल लोड रखा जाता है, जो एडिशनल लोड होता है उसको सोलर कवर अप करता है। अब आप 60 की स्पीड पे एक कार को चलाएंगे या 120 130 की स्पीड पे एक कार को चलाएंगे तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी पे सीधा इंपैक्ट आएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप जनरेटर को एक मिनिमम रिकमेंडेड लोड पे चलाएंगे तो आपको मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी और वो इन्वेस्टमेंट जो आपकी डेड पड़ी रहनी थी वो भी जिंदा हो जाएगी। अच्छा, जब आपने जनरेटर्स के साथ सोलर को चलाना शुरू हुआ तो अब आपके जनरेटर्स जब तक आपकी यानी कि रेडिएशन या आपकी धूप अवेलेबल है तब तक आपके जनरेटर्स तो चल रहे हैं, पर उन जनरेटर्स पे कम लोड यानी कि मिनिमम एक्सेप्टेबल लोड होने की वजह से उन जनरेटर्स की लाइफ टाइम भी तो बढ़ रही है क्योंकि उनके ऊपर उतना लोड है नहीं उस टाइम पे। इससे उनकी रिलायबिलिटी, इंटेग्रिटी वो बढ़ती है। और आपका जो अगर आप कमर्शियल इंडस्ट्रियल आपकी साइट्स हैं तो उस सूरत में आपकी ये बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की को बेहतरीन तरीके से इंश्योर करता है। प्लस
क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जी जनरेटर्स का फ्यूल बचेगा, तो वो लोग जो कंसर्न्ड हैं कि भाई हम लोगों का जो कार्बन एमिशंस का है या ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है भाई, उसको वहां पे भी वो सपोर्ट करता है। अच्छा, अब कुछ और फायदे भी होते हैं भाई, ठीक है, अक्सर इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं या कमर्शियल होते हैं, दे डोंट केयर अबाउट कि भाई हमें ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी या गो ग्रीन या उस तरह की बातों के ऊपर वो लोग नहीं जा रहे होते। दे आर प्राइमरली कंसर्न विद द मॉनेटरी एस्पेक्ट, यानी कि पैसों से उनका लेना देना होता है। तो भाई आप सब लोग ये सुन लें कि खास करके ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करते हैं, उनको ये तो पता होगा ना कि भाई लीड या एनर्जी स्टार या ब्रीम या ग्रीन ग्लोब या इस तरह की और सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं जो कि देखते हैं कि ठीक है जी, आपने एक प्रोडक्ट बनाई या आप प्रोडक्ट बना रहे हैं और आप किसी और मुल्क में लेके जा रहे हैं, आपने जो प्रोडक्शन की वो कितनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली थी, उसकी बेसिस पे आपको टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं। तो आपको वो जो टैक्स एग्जेम्पशंस है उसका क्रेडिट यहां से भी आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, इसी वीडियो के लिंक के अंदर, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक और लिंक भी आपको मिलेगा जहां पे बात हो रही होगी कि भाई मैं अभी कंसिडर कर रहा हूं कि मैंने पीवी जेनसेट कंट्रोलर पे एक मिसाल देता हूं कि लेट से लगाना है, तो मेरी फ्यूल की कितनी बचत होगी या नहीं होगी, उसके ऊपर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं कि अमूमन किन एप्लीकेशंस के अंदर पीवीडीजी सिंक्रोनाइजेशन की जाती है। ऐसे एरियाज जहां पे फ्रीक्वेंट ग्रिड आउटेजेस हों, जहां पे बिजली ज़्यादा जाती हो, या ऐसे अमूमन रिमोट एरियाज होते हैं जहां पे बिजली होती तो है पर वो इतने अमूमन गांव देहात या छोटे शहरों के अंदर इस तरह के मसले आते हैं कि या तो ओवर वोल्टेज चल रहा होता है या अंडर वोल्टेज चल रहा होता है, तो उस सूरत में भी आपको जाहिर बात है सोलर इंजेक्शन नहीं मिलने वाली और आपको अपने जनरेटर चलाने ही पड़ेंगे। अब रिमोट एरियाज, ऐसे एरियाज जहां पे ग्रिड है ही नहीं, वहां पे भी इस तरह की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि अपनी जनरेशन, पावर जनरेशन खुद से करती हैं, उनके लिए तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, दे हैव टू हैव इट, क्योंकि उन्होंने अपना जो एनर्जी मिक्स है उसको ऑप्टिमाइज करना ही करना है, उनको पड़ेगा। आइलैंड्स ऑफ कोर्स ग्रिड से डिस्कनेक्टेड होते हैं, जो भी जनरेशन करनी है उन्होंने अपनी लोकल जनरेशन करनी है, उनको भी जरूरत पड़ेगी। रिवर डेल्टास, ऐसे इलाका जात जहां पे समंदर का पानी और दरिया का पानी और ज़मीन कैसे आपस में होती है और कैसे मिली हुई है, कोई सड़कें नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बेसिकली बिल्कुल आइसोलेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं इस तरह की, वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। या एक और मिसाल ले लेते हैं कि ऐसा पहाड़ी इलाका या हिली इलाका जहाँ पे कोई वैली है बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर, जहाँ तक ग्रिड पहुँची ही नहीं हुई, उनको भी ये काफ़ी फैसिलिटेट कर सकती है। मैं यहाँ पे ये ज़रूर बताता चलूँ कि ये पीवीडीजी सिंक्रोनाइजेशन जो है अमूमन डोमेस्टिक एप्लीकेशंस यानी कि घरेलू एप्लीकेशंस के अंदर प्रैक्टिकल नहीं होती, उनको फ़ायदा नहीं होता। इसके ऊपर पूरे का पूरा एक वीडियो है जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि क्यों नहीं होता, क्यों हम रिकमेंड नहीं कर सकते और करते भी नहीं हैं। और हाँ, कौन से ऐसे सिनारियोज हैं जहां पे आप ये सोच सकते हैं कि शायद आपके केस में कुछ एक्सेप्शन है और आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा। इसी के अलावा तमाम कमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर हम लोगों ने पूरा एक डिटेल्ड एक वीडियो बनाया हुआ है जहां पे आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर आपको पीवी जेनसेट कंट्रोलर चाहिए भी है कि नहीं, या पीवीडीजी सिंक्रोनाइजेशन आपको करवानी चाहिए, या यू आर बेटर ऑफ कि आप ना करवाएं और जब तक ठीक है ग्रिड चल रही है तब तक फ़ायदा लेते रहें उसका। यहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीवी जेनसेट कंट्रोलर को कुछ और नामों से भी जाना जाता है। इसको कुछ लोग फ्यूल सेविंग कंट्रोलर भी कहते हैं, पीवी डीजल कंट्रोलर भी कहते हैं, पीवी डीजी हाइब्रिड भी कहते हैं, पीवी माइक्रोग्रिड कंट्रोलर भी कहते हैं, ऑटोमेटिक सस्टेनेबल कंट्रोलर भी कहते हैं। ये तमाम चीज़ें या ये तमाम नाम एक ही चीज़ के हैं। जैसा वीडियो आपने अभी देखा वैसे ही आपको पीवी माइक्रोग्रिड डिज़ाइन से रिलेटेड, पीवी जेनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड, सोलर स्काडा मॉनिटरिंग से रिलेटेड और वीडियो के लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारा YouTube के चैनल के ऊपर मल्टीपल प्लेलिस्ट ब्राउज कर सकते हैं जहां पे जितने एनर्जी पीके पीवी जेनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हुए हुए हैं उनकी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं www.icsSww.com विजिट करके। लोकल और इंटरनेशनल इंक्वायरीज पीवी जेनसेट कंट्रोलर के लिए, उसके लिए हमने गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है, आप हमें वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दें, सबमिट करें और हमारी टीम आपके साथ अलाइन हो जाएगी कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा
सोल्यूशन सूट करता है और उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। हम सोलर की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एक डिटेल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम देते हैं जिसको हम पीवी स्काडा मैक्स कहते हैं। ये मीडियम लार्ज या वेरी लार्ज लेवल पे जो ग्रिड टाइड सोलर की इंटीग्रेशन होती है किसी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, उसके लिए प्रैक्टिकल है। इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो ये कि ये हाईली स्केलेबल है। ये इवन 100 किलोवाट से लेके गीगावाट्स तक के प्रोजेक्ट के ऊपर ये वाला जो पीवी स्काडा मैक्स सिस्टम है ये चल जाता है। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग दे रहा होता है कि इनके हर इन्वर्टर की किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर इस टाइम पे चल क्या रहा है। ये रियल टाइम के अंदर अगर किसी किस्म के इन्वर्टर के ऊपर कोई फॉल्ट्स आ रहे हैं या माइनर फॉल्ट्स आ रहे हैं या वार्निंग्स आ रही हैं, उनको रिकॉर्ड भी कर रहा होता है और ये भी रिकॉर्ड कर रहा होता है कि वो मसले हल कब हुए। ये आपको ये भी दिखा रहा होता है कि आपका इस टाइम पे कौन कौन से सोर्स चल रहे हैं, कौन कौन से जनरेटर्स चल रहे हैं, ये ग्रिड के कौन कौन से कनेक्शंस चल रहे हैं सोलर के साथ, और आपका वेदर कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये आपको इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी भी देता है कि आपकी एनर्जी जनरेशन या कंजम्पशन की जो डेली की रिपोर्ट्स होती हैं वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। इसके पास तमाम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, चाहे वो जनरेटर साइड के हों, वो ग्रिड साइड के हों या वो सोलर इन्वर्टर साइड के हों, तमाम का हिस्टोरिकल डाटा इसके पास पड़ा हुआ होता है जिसको किसी भी टाइम पे पुल किया जा सकता है। ये थर्ड पार्टी स्काडा सिस्टम्स जो कि अमूमन इंडस्ट्रीज़ में पहले से लगे हुए होते हैं उनके साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है, उनका डाटा ले भी लेता है, अपना डाटा उनको दे भी देता है। और सबसे अहम कि ये आपको फैक्ट बेस्ड बताता है, फैक्ट्स बताता है कि कब हुआ, क्या हुआ। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आपने रूट कॉज एनालिसिस करना हो कि भाई अगर एक मसला आया था, वो मसला कितनी देर तक बैठा रहा, उसको टाइमली हल क्यों नहीं किया गया, हमारी प्रोडक्शन का लॉस या हमारी जनरेशन का लॉस क्यों हुआ। ये आपको ये भी बताता है कि आपके सोर्स के बीच में ट्रांजिशनिंग कब हुई, कब किस जनरेटर से ग्रिड पे गए, कब किस ग्रिड से जनरेटर पे गए, या कब किस जनरेटर से किस जनरेटर के ऊपर गए। मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ गूगल फॉर्म का, जो कि पर्टिकुलरली पीवी स्काडा मैक्स की अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को फिल करके। बहुत बहुत शुक्रिया।